स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। रज़ाकार्स। खतरनाक होता है लोगों से झूठ बोलना, खतरनाक होता है उम्मीदों का टूटना, खतरनाक होता है वादों से मुकर जाना, मगर सबसे खतरनाक होता है किसी इतिहास को भुला देना, उसकी सच्चाई को समय के गर्त में दफन कर देना। जितना घातक इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना होता है, उतना ही घातक है किसी घटना को मिटा देना। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना है जिसे आज लोगों द्वारा भुला दिया गया है, उसे इतिहास से कहीं ना कहीं मिटा दिया गया। ये घटना है आजाद भारत में एक क्रूर नरसंहार की। साल 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे में जो नरसंहार हुआ, उसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आजादी के बाद हैदराबाद में जो नरसंहार हुआ, वो भी भुलाने लायक नहीं है। इसमें 40,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और न जाने कितने लोगों ने अपने लोगों को खोया। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था और वो लोग कौन थे जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया। तो दोस्तों, वो थे रज़ाकार, जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस वक्त 562 रियासतों में बटा हुआ था। इनमें से 559 रियासतों को तो भारत में मिला लिया गया था, लेकिन कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद अभी स्वतंत्र थीं। कश्मीर और जूनागढ़ तो भारत में शामिल हो गई, लेकिन बाकी रह गया था हैदराबाद। लेकिन एक साल बाद 1948 में जब जूनागढ़ के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान द्वारा हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने का फैसला किया, निजाम के प्रशासन में दूरदर्शिता रखने वाले लोग थे, वो जानते थे सितंबर 1948 में मेन कॉन्फ्लिक्ट निजाम और भारतीय संघ के बीच नहीं, बल्कि रज़ाकार और भारतीय संघ के बीच था। ये रज़ाकार ही थे जिन्होंने हैदराबाद में नरसंहार किया। लेकिन ये रज़ाकार कौन थे और कैसे इन्होंने हैदराबाद में नरसंहार किया? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रज़ाकारों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। हु वर रज़ाकार्स? 20वीं सदी की शुरुआत से ही हैदराबाद राज्य लगातार धार्मिक कट्टरपंथ की ओर बढ़ता जा रहा था। इसी बीच 1926 में हैदराबाद के एक सेवानिवृत्त अधिकारी महमूद नवाज खान ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM की स्थापना की। धीरे धीरे MIM एक शक्तिशाली संगठन बन गया, जिसका मुख्य ध्यान अपने कार्यों के माध्यम से हिंदुओं और प्रगतिशील मुसलमानों की राजनीतिक आकांक्षाओं को हाशिए पर रखना था, जिसमें हैदराबाद को मुस्लिम राज्य घोषित करने का आग्रह भी शामिल था। 1938 में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता बहादुर यार जंग ने खाकी पहने एक अर्धसैनिक स्वयंसेवी बल का गठन किया, जिसे रज़ाकार कहा गया। रज़ाकार एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है स्वयंसेवक। अक्सर इसे अल्लाह के सिपाही के रूप में जाना जाता है। रज़ाकार यानी आम लोगों की ऐसी सेना जो जरूरत पड़ने पर हथियार उठा सके। मूल रूप से ये अरब और पठान थे। जून 1944 में बहादुर यार जंग की मृत्यु के बाद 1946 में रज़ाकारों की कमान कासिम रिजवी ने संभाली। रिजवी ने राज्य भर में मुस्लिम सर्वहारा वर्ग को ऐसे पैमाने पर संगठित किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक अनुमान के अनुसार 2 लाख रज़ाकार थे। रज़ाकार का आदर्श वाक्य पूरे राज्य में सुना गया, मदर हैदराबाद पैंदाबाद, जिसका मतलब था मदर हैदराबाद बी इटर्नल। बता दें कि कासिम रिजवी लातूर का एक कट्टर और अलीगढ़ शिक्षित वकील था। उनके तहत रज़ाकारों के उद्देश्य और संचालन में नाटकीय रूप से विस्तार हुआ, क्योंकि वे निजाम की राज्य की अखंडता की रक्षा के लिए संगठित हुए थे और उन्होंने स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए अपना जोर दिया था। 1947 तक रज़ाकारों की गतिविधियां आमतौर पर परेड करने, निजाम के आसफजाही झंडे को सलामी देने और सार्वजनिक बैठकों में व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित थी। मगर समय के साथ रज़ाकार पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य में निजाम के शासन को कायम रखने के लिए एक सशस्त्र समूह की तरह स्थापित हो चुके थे। रज़ाकार एक कट्टर खूंखार मिलिशा थे जो मुसोलिनी के ब्लैक शर्ट्स और हिटलर के स्टॉर्म सैनिकों के बराबर था और इसे निजाम का आशीर्वाद प्राप्त था। इन लोगों का उद्देश्य था इस्लामिक राज्य बनाना। ये डेमोक्रेसी को नहीं मानते थे। यही वजह थी कि इन लोगों का हैदराबाद में आतंक फैलने लगा। आइए जानते हैं कैसे इन्होंने हैदराबाद में अपना आतंक फैलाया।
टेरर ऑफ रजाकार्स। दोस्तों, आजादी के तुरंत बाद हैदराबाद खुद को आजाद मुल्क घोषित करना चाहता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को यह कतई मंजूर न था कि हैदराबाद एक आजाद मुल्क हो, वो भी भारत के उस इलाके के बीचों बीच जहां चारों ओर हिंदू आबादी थी। सियासत करवटें बदल रही थी। पहले ब्रिटिश सरकार की ओर से हैदराबाद को आजाद रहने का भरोसा दिया गया था, लेकिन बाद में माउंटबेटन ने उस्मान अली खान से साफ मना कर दिया था कि हैदराबाद अलग मुल्क नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पहले से ही कम्युनल टेंशन थी। इसी के साथ तेलंगाना को लेकर विरोध था। 11 जुलाई 1947 को वाइसरॉय निजाम की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचा, ताकि हैदराबाद को एक आजाद मुल्क घोषित कराया जा सके। इनमें हैदराबाद के प्रधानमंत्री मीर लइक अली, छतारी के नवाब मोहम्मद अहमद सईद खां, गृहमंत्री अली यावर जंग, सर वॉल्टर मॉन्कटन और हैदराबाद के हिंदू और मुस्लिम समुदायों का एक एक प्रतिनिधि शामिल था। इन लोगों ने निजाम की सहमति से प्रस्ताव किया कि भारत से एक समझौता किया जाए, जिसके तहत विदेशी संबंधों, रक्षा और संचार की जिम्मेदारी भारत सरकार की हो। इस प्रतिनिधिमंडल ने लॉर्ड माउंटबेटन, सर कॉनरेड कोफील्ड और वीपी मेनन से मुलाकात की, लेकिन बातचीत अटक गई, क्योंकि भारत ने इसके लिए हैदराबाद के भारत में विलय कर देने की शर्त लगा दी। सितंबर 1947 में भारत और निजाम के बीच एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ। इसमें निजाम को कुछ स्वायत्तता देने का प्रस्ताव था, लेकिन कट्टरपंथी रजाकारों के कहने पर मीर उस्मान अली ने उसे स्वीकार नहीं किया। फिर भी नेहरू सरकार चाहती थी कि मामला बातचीत से सुलझे, इसलिए उसने ताकत आजमाने के विकल्प पर नहीं सोचा। इसके बाद तेजी से हैदराबाद की सियासत बदली। निजाम ने इस समझौते को मौखिक तौर पर मंजूरी दे दी थी और कहा था कि 28 अक्टूबर 1947 को वो दस्तखत कर देंगे, मगर इस फैसले से निजाम का करीबी रजाकारों का लीडर कासिम रिजवी भड़क गया। उसने रात में ही रजाकारों से मॉन्कटन, सर सुल्तान अहमद और नवाब छतारी के घर का घेराव करवा दिया और कहा कि अगर सुबह निजाम ने समझौते पर दस्तखत किए तो तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे। हैदराबाद की किस्मत का यही वो टर्निंग पॉइंट था जब हैदराबाद बदनसीबी की राह पर चल पड़ा। के.एम. मुंशी ने अपनी किताब द एंड ऑफ एन एरा में लिखा, कासिम रिजवी का कहना था कि कागज पर कलम से लिखी इबारत से बेहतर है कि हाथ में तलवार लेकर मरा जाए। उसने निजाम से कहा कि अगर आप हमारे साथ रहें तो बंगाल की खाड़ी की लहरें निजाम के कदमों को चूमेंगी। हम महमूद गजनवी की नस्ल के हैं। अगर हमने तय कर लिया तो हम लाल किले पर आसफ जाही का झंडा फहरा देंगे। 15 अगस्त 1948 को देश ने स्वतंत्रता की पहली सालगिरह मनाई। इसके कुछ समय बाद ही हैदराबाद से दंगे फसाद की खबरें आना शुरू हो गईं। कासिम रिजवी के हुक्म के मुताबिक रजाकारों ने एक तरह से व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। उन्होंने जमकर लूटपाट मचानी शुरू कर दी। हिंदुओं पर जुल्म ढहाने लगे। हालांकि मुख्य तौर पर हिंदू ही उनके टारगेट थे, मगर ऐसा नहीं था कि हैदराबाद को आजाद मुल्क बनाने के लिए उन्होंने मुसलमानों से कुछ नहीं कहा। जो भी उनके खिलाफ था या जिन पर शक था, सब पर रजाकारों का कहर टूटने लगा। 27 अगस्त 1948 को रजाकारों की फौज ने राज्य की पुलिस से मिलकर भैरनपल्ली गांव पर आक्रमण कर दिया। जून 1948 से ही रजाकार बार बार भैरनपल्ली पर आक्रमण कर रहे थे। ग्रामीण स्थानीय स्तर पर संगठित होकर कुल्हाड़ी, लाठी, फरसा, गुलेल इत्यादि पारंपरिक हथियारों मात्र से उन्हें भगा रहे थे। ग्राम रक्षक टोलियां हर रात पहरा देती थीं। चरवाहे दूर दूर तक जाकर रजाकारों के आने की सूचना देते थे। ग्रामीणों ने बहुत से गुलेली पत्थर इकट्ठे कर लिए थे। जिसको जो मिला उसी से ग्रामीणों ने रजाकारों का जमकर मुकाबला किया। इन ग्रामीण तरीकों से ही वे रजाकारों के 3 हमले विफल करने में सफल हो गए, परंतु चौथी बार रजाकारों की संख्या बहुत बड़ी थी। ग्रामीण मुकाबला नहीं कर पाए। जनजातीय समाज का वार्षिक त्योहार बैठकुमा मनाया जा रहा था। 27 अगस्त को रजाकार और हैदराबाद स्टेट पुलिस ने मिलकर भैरनपल्ली पर आक्रमण कर दिया। ग्रामीण सुरक्षा गार्डों को पकड़कर गोली मार दी गई। निहत्थे निर्दोष ग्रामीणों को चुन चुनकर कतार में खड़ा करके मारा गया। गोलियां बचाने के लिए एक के पीछे एक खड़ा कर इकट्ठे 3-3 लोगों को एक ही गोली से मारा गया। औरतों को निर्वस्त्र करके मृत ग्रामीणों के पास जबरदस्ती नाच कराया गया और उनसे बलात्कार किया गया। अनेक स्त्रियों ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। 120 से ज्यादा लोग मारे गए। इस घिनौने अत्याचार ने पूरे हैदराबाद की जनता में आक्रोश भर दिया।
रजाकारों के द्वारा किस प्रकार से निर्दोष जनता को आतंकित किया गया, इसका आंखों देखा हाल वर्ष 2017 में द हिंदू में एक रीजनल सीनियर सिटीजन चलाचंद्र रेड्डी के शब्दों में प्रकाशित है। उन्होंने बताया कि गुलेल जैसे पारंपरिक हथियार से भी ग्रामीणों ने क्रूर रजाकारों को रोके रखा, परंतु रजाकारों की बंदूकों के सामने ग्रामीण कब तक लड़ पाते। मगर जिस तरह हर रात की सुबह होती है, वैसे ही हैदराबाद की इस रात की भी सुबह हुई, और सुबह भी ऐसी कि जिसने इतिहास रच दिया। ऑपरेशन पोलो, द एंड ऑफ रजाकार्स। दोस्तों, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने कमान संभाली, लेकिन इसे हैदराबाद पुलिस एक्शन कहा गया। हैदराबाद पर होने जा रहे इस एक्शन को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। 13 सितंबर 1948 को मेजर जनरल J.N. चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने हैदराबाद पर कुल 5 तरफ से धावा बोल दिया। यहां तक कि किसी तरह के हवाई हमले का तुरंत जवाब देने के लिए पोलो एयर टास्क फोर्स भी बनाई गई थी। मगर लड़ाई शुरू होने के साथ ही पता चल गया कि निजाम और रजाकारों की ताकत को कितना बढ़ा चढ़ाकर आंका गया था। रजाकारों को केवल अत्याचार करना आता था। वे निहत्थे आम लोगों से लूटपाट कर सकते थे। युद्ध करना, और वो भी बेहद प्रशिक्षित भारतीय सेना से, उनके बस का नहीं था। न तो उनके पास हथियार थे और न लोग। निजाम की कोई एयरफोर्स भी नहीं थी और बख्तरबंद गाड़ियां इस लायक नहीं थी कि इस्तेमाल में लाई जा सके। जंग लगी बंदूकें भारतीय जवानों के सामने कितनी गोलियां उगलती। कुछ ही वक्त में रजाकार ये लड़ाई हार चुके थे। रजाकारों को उम्मीद थी कि इस लड़ाई में पाकिस्तान उनका साथ देगा, लेकिन इस सब के 2 दिन पहले ही जिन्ना की मौत हो गई थी। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से हस्तक्षेप की संभावना शून्य हो चुकी थी। भारतीय सेना ने मात्र 5 दिन में ही इस अभियान को निपटा दिया। इंडियन आर्मी द्वारा मेंटेन रिकॉर्ड्स के अनुसार जनरल चौधरी लेड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सामने 18 सितंबर को शाम 4 बजे मेजर जनरल एल एद्रूस लेड हैदराबाद आर्मी ने सरेंडर कर दिया। यही नहीं, निजाम के प्राइम मिनिस्टर मीर लायक अली और रजाकारों के नेता कासिम रिजवी को भी अरेस्ट कर लिया गया। भारत में हैदराबाद के मर्जर के साथ ही रजाकार्स को भी डिसबैंड कर दिया गया। साथ ही मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन संगठन को भी लगभग 1 दशक के लिए बैन कर दिया गया। यही नहीं, कासिम रिजवी भी 1957 तक इंडियन जेल्स की शोभा बढ़ाता रहा, जिसके बाद उसे जेल से निकालकर 48 घंटों के अंदर ही हमेशा के लिए पाकिस्तान चले जाने की शर्त पर रिहा किया गया। और इस तरह रजाकारों का काला अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया। कंक्लूजन। दोस्तों, भैरनपल्ली का हादसा और ऑपरेशन पोलो इस बात को दर्शाते हैं कि रजवाड़ों का विलय कितना जटिल और विशाल कार्य था। इस अमूल्य योगदान के लिए देश सदा सरदार पटेल का आभारी रहेगा। देश उन वीरों के प्रति भी कृतज्ञ है जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता की रक्षा स्थानीय स्तर पर भैरनपल्ली गांव में की और सर्वस्व बलिदान कर दिया। दोस्तों, अंत में यूपीएससी मेंस के रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं, जिसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। Elucidate the role of Sardar Patel in integration of princely states in India. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।